हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल अगेन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th चैप्टर प्रकाश की प्रकृति, नेचर ऑफ लाइट। इस चैप्टर को एक्चुअली अगर हम वेव ऑप्टिक्स कहें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ऑप्टिक्स के दो पार्ट हैं, एक रे ऑप्टिक्स और एक वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स 11th चैप्टर है जो हम डिस्कस कर चुके हैं। उसमें प्रकाश की काफ़ी सारी घटनाएं हमने पढ़ी हैं। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन, वर्ण विक्षेपण, इन सभी घटनाओं को हमने 11th चैप्टर में डिस्कस किया था। इसके अतिरिक्त प्रकाश की कुछ और भी घटनाएं होती है जिन्हें रे ऑप्टिक्स यानी कि किरण प्रकाशिकी द्वारा नहीं समझाया जा सकता। उन घटनाओं को समझाने के लिए हमें वेव ऑप्टिक्स की मदद लेनी होती है। तो देखिए गाइस, प्रकाश की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जैसे प्रकाश का विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण। इन घटनाओं को हम तरंग प्रकाशिकी द्वारा व्यक्त करते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। किरण प्रकाशिकी में ये माना जाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गति करता है, और इसी थ्योरी के आधार पर हमने प्रकाश की काफ़ी सारी घटनाओं को समझा। जबकि प्रकाश की जो कुछ घटनाएं हैं, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इनको एक्सप्लेन करने के लिए हम ये मानते हैं कि प्रकाश सरल रेखा के रूप में नहीं चलकर एक तरंग के रूप में चलता है, और उसी के बारे में इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे और उन्हीं घटनाओं को भी यहाँ पे पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर यहाँ पे डिलीवर होगा उसका PDF कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा और आप अपना फेयर काम बड़ी ईजी वे में कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं आज का सेशन। प्रकाश की प्रकृति, या फिर हम इसे वेव ऑप्टिक्स कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। वेव ऑप्टिक्स यानी तरंग प्रकाशिकी। अब प्रकाश की प्रकृति को समझने के लिए हिस्ट्री में एक बहुत लंबी चेन है। इसमें सबसे पहले जो काम किया वो थे न्यूटन। न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति के लिए कणिका सिद्धांत दिया। उस कणिका सिद्धांत के अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में निकलता है। ये सूक्ष्म कणिकाएं हर संभव दिशा में सरल रेखीय पथ पर प्रकाश की चाल से गति करती है, और इस सिद्धांत को कणिका सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को और प्रकाश के अपवर्तन को तो समझाया जा सकता था, लेकिन प्रकाश के विवर्तन, व्यतिकरण और ध्रुवण, इन घटनाओं की एक्सप्लेनेशन पॉसिबल नहीं थी। इस वजह से ये सिद्धांत फेल हो गया। तो पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें न्यूटन का कणिका सिद्धांत। न्यूटन का कणिका सिद्धांत, इसे हम कोरपस्कुलर थ्योरी भी कहते हैं। ठीक है, तो इस सिद्धांत की अपन डेफिनेशन दे देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार क्या, प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में हर संभव दिशा में सरल रेखीय पथ पर प्रकाश की चाल से गति करता है। लिख लेते हैं, फिर समझते हैं। इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में हर संभव दिशा में सरल रेखीय पथ पर प्रकाश की चाल से गति करता है। प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड से गति करता है। यानी कि प्रकाश छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में सरल रेखीय पथ पर हर संभव दिशा में प्रकाश की चाल से गति करता है। अगर मान लेते हमारे पास कोई एक प्रकाश स्रोत दे रखा है इस प्रकार से, तो इससे प्रकाश किस प्रकार उत्सर्जित होगा। इस सिद्धांत के अनुसार इससे प्रकाश छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में हर संभव दिशा में सरल रेखीय पथ के अनुदिश उत्सर्जित होगा, और ये कणिकाएं प्रकाश की चाल से गति करेगी, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से या चाल से। इस प्रकार किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश छोटी छोटी सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है इस सिद्धांत के अनुसार। अब इस सिद्धांत के
अनुसार या इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन को और उसके साथ ही प्रकाश के अपवर्तन को बहुत आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन को भी समझा जा सकता है और प्रकाश के अपवर्तन को भी समझा जा सकता है। परावर्तन को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने यह बताया कि जब ये कणिकाएं किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो उस पे बल आरोपित करती है और उतना ही बल परावर्तक पृष्ठ द्वारा इस कणिका पर आपतित किया जाता है, जिसकी वजह से ये परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन को समझाने के लिए इन्होंने ये बताया कि जब ये कणिकाएं किसी परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो ये इस पर बल आरोपित करती है। क्रिया प्रतिक्रिया नियम के अनुसार उतना ही प्रतिक्रिया बल परावर्तक पृष्ठ द्वारा कणिका पर आरोपित किया जाता है, जिसके कारण ये वहां से परावर्तित हो जाती है। तो परावर्तन को इस सिद्धांत के आधार पर समझाया जा सकता था। इसके साथ ही अपवर्तन को भी समझाया जा सकता था। अपवर्तन बेसिकली क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बदल जाती है और वो अपने पथ से हट जाता है, विचलित हो जाता है। इस घटना को हमने प्रकाश का अपवर्तन कहा था। अपवर्तन बेसिकली दो ही तरह से हो सकता है, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए या विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाए। अपवर्तन को समझाने के लिए, इस सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन को समझाने के लिए न्यूटन ने एक बहुत रोचक बात बताई। उन्होंने ये बताया कि यदि प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, उस स्थिति में जब कणिकाएं अपवर्तक पृष्ठ पर आपतित होती हैं तो अपवर्तक पृष्ठ द्वारा कणिका पर प्रतिकर्षण बल लगाया जाता है। उस प्रतिकर्षण बल के कारण उसके क्षितिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसका ऊर्ध्वाधर वेग जो है वो घट जाता है और इसके कारण जब वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो उसकी चाल बढ़ जाती है और चाल बढ़ने के कारण उसमें जो अभिलंब से वो दूर हट जाता है। इसी प्रकार अगर ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हैं तो कणिका अपवर्तक पृष्ठ पर जब आपतित होती है तो अपवर्तक पृष्ठ द्वारा कणिका पर आकर्षण बल लगाया जाता है। पुनः उसके क्षितिज वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन उसके ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन होता है और दूसरे माध्यम में वो कम वेग से ट्रैवल करती है और इस अभिलंब के पास आ जाती है। तो इस प्रकार परावर्तन और अपवर्तन दोनों घटनाओं को न्यूटन का कणिका सिद्धांत जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। लेकिन इसमें चूंकि हमने क्या डिस्कस किया, इन्होंने ये बताया कि कणिका पर अपवर्तक पृष्ठ जो है वो आकर्षण बल लगाता है और प्रतिकर्षण बल लगाता है। इस स्टेटमेंट का न्यूटन ने कोई लॉजिकल रीजन नहीं बताया कि क्यों पर्टिकुलर पोजीशन पर वो उस पर आकर्षण बल लगाएगा या प्रतिकर्षण बल लगाएगा। इस आकर्षण प्रतिकर्षण बल का कोई लॉजिकल रीजन न्यूटन द्वारा नहीं बताया गया। इसके साथ ही प्रकाश की कुछ और घटनाएं भी होती हैं, जैसे प्रकाश का व्यतिकरण होता है जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, प्रकाश का विवर्तन होता है जो हम पढ़ेंगे, और प्रकाश का ध्रुवण है। इन घटनाओं को न्यूटन के कणिका सिद्धांत के आधार पर हम नहीं समझ सकते। तो न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत है वो इन घटनाओं को एक्सप्लेन नहीं करता और इसकी वजह से न्यूटन का कणिका सिद्धांत फेल हो जाता है। या हम ये कहें कि हमें किसी नए प्रकार के प्रकाश की प्रकृति की आवश्यकता पड़ी। न्यूटन के साथ ही 1678 में 1678 ईस्वी में अगर हम बात करें, इसको मैं रफ कर देता हूँ। न्यूटन के साथ ही न्यूटन का कणिका सिद्धांत तो कहता है कि ये कणिकाएं जो है वो सरल रेखीय पथ के अनुदिश ट्रैवल करती है। किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश कणिकाओं के रूप में उत्सर्जित होता है इस प्रकार से। ठीक है, ये न्यूटन का कणिका सिद्धांत है। और संभव दिशा में और सरल रेखीय पथ पर। अब न्यूटन के साथ ही एक साइंटिस्ट थे 1678 में, साइंटिस्ट थे हाइगन। उन्होंने ये बताया कि वास्तव में प्रकाश तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन इनके इस तरंग सिद्धांत को उस समय प्रसिद्धि प्राप्त नहीं हो पाई, क्योंकि न्यूटन काफ़ी जाने माने साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने अगर कह दिया कि कणिका सिद्धांत है तो उस समय वैज्ञानिक जगत में जितने भी वैज्ञानिक थे उन्होंने आराम से मान लिया, क्योंकि न्यूटन ने कहा है तो बहुत व्यवस्थित कहा होगा। उन्होंने अपनी बुक ऑप्टिक्स में भी इसका जिक्र किया है। तो न्यूटन ने जब ये कणिका सिद्धांत दिया तो उस समय 1678 में हाइगन ने तरंग सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत? तरंग सिद्धांत। अब हाइगन का तरंग सिद्धांत बेसिकली क्या कहता है? हाइगन का तरंग सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में चलता है, और इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हाइगन का तरंग सिद्धांत ये कहता है
इसके अनुसार प्रकाश स्रोत से प्रकाश, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में, अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। ठीक है, हाइगेन ने ही 1678 ईस्वी में तरंग सिद्धांत दिया था, जिसके अनुसार किसी भी प्रकाश स्रोत से प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है। मान लेते हैं ये कोई प्रकाश स्रोत है, तो इससे प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है हर संभव दिशा में। अब इस सिद्धांत में बहुत सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करता है। इस सिद्धांत के आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, प्रकाश के अपवर्तन को भी एक्सप्लेन करते हैं, प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के परावर्तन की भी एक्सप्लेनेशन होती है, इस सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की भी एक्सप्लेनेशन होती है, प्रकाश के व्यतिकरण को और प्रकाश के विवर्तन को हम समझ सकते हैं। तो ये सिद्धांत काफ़ी ज़्यादा वैलिड था, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हाइगेन ने ये सिद्धांत न्यूटन के समकालीन दिया था, तो उस समय न्यूटन का दबदबा ज़्यादा होने के कारण इस सिद्धांत को कोई वैलिडिटी प्राप्त नहीं हुई। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है अनुदैर्ध्य तरंग। 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग बेसिकली क्या होती है। वे तरंग जिसमें कण तरंग संचरण की दिशा के अनुदिश कंपन करते हैं उन्हें अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनुदैर्ध्य तरंग को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, क्योंकि ये 11th में 9th चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं। अब तरंग सिद्धांत के आधार पर हम इतनी सारी घटनाओं को एक्सप्लेन करते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट हुए, इस सिद्धांत को वैलिडिटी प्राप्त हुई थी यंग के डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से। तो तरंग सिद्धांत के बाद में यंग का द्विजिरी एक्सपेरिमेंट हुआ, द्विजिरी प्रयोग हुआ। उस द्विजिरी प्रयोग के आधार पर इस तरंग सिद्धांत को वैलिडिटी प्राप्त हुई कि वास्तव में प्रकाश तरंगों के रूप में ही मूव करता है। उसके बाद में फ्रेनेल नामक एक साइंटिस्ट हुए। फ्रेनेल नामक एक साइंटिस्ट ने ध्रुवण की खोज की, ध्रुवण की खोज की। इस ध्रुवण की खोज के बाद ये पता चला कि वास्तव में प्रकाश तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन तरंगे अनुदैर्ध्य प्रकृति की नहीं होती बल्कि अनुप्रस्थ प्रकृति की होती। तो फ्रेनेल नामक साइंटिस्ट ने ध्रुवण की खोज के बाद क्या बताया? उन्होंने बताया कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में तो चलता है, लेकिन प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। किस प्रकृति की? अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। तो हमने क्या देखा? प्रकाश तरंगे बेसिकली, इस फ्रेनेल ने जब ध्रुवण की खोज की तो हमें पता चला कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती है। अनुप्रस्थ प्रकृति मतलब ऐसी तरंग जिसमें कणों के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। इसके बारे में भी हम 11th में पढ़ चुके, तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। बाद में हम बात करें तो सबसे लास्ट में वैज्ञानिक मैक्सवेल द्वारा ये सुझाव दिया गया। मैक्सवेल ने मैथ के आधार पर, मैथमेटिक्स के आधार पर यह बताया कि वास्तव में जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। किसके रूप में? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बेसिकली क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत। तो अगर मैं इसका स्पेसिफाइड जनरल डायग्राम बनाऊं तो इसका जनरल डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा गाइस। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग का डायग्राम है, ठीक है, जिसमें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत कंपन करते हैं और ये तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार की हिस्ट्री है। मैक्सवेल ने मैथमेटिक्स इक्वेशंस के आधार पर ये बताया था कि प्रकाश स्रोत से प्रकाश न तो अनुदैर्ध्य तरंग के रूप में उत्सर्जित होता है, न अनुप्रस्थ रूप में उत्सर्जित होता है,
बल्कि वास्तव में प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में उत्सर्जित होता है। और इससे पहले हमें केवल यही पता था कि जो तरंगे होती है वो यांत्रिक तरंगे ही होती है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों ही प्रकार के तरंगों को संचरित होने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, जबकि विद्युत चुम्बकीय तरंगों को संचरित होने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसके लिए हमें किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मीडियम रिक्वायर्ड, इसके लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैक्सवेल ने ये थ्योरी केवल अपने इक्वेशंस के आधार पर दी थी। इसका बाद में सफल सिद्धांत, इस सिद्धांत का बाद में सत्यापन किया गया था हर्ट्ज के प्रयोगों के आधार पर। किसके आधार पर? हर्ट्ज के प्रयोगों के आधार पर, हर्ट्ज के प्रयोगों से। तो हर्ट्ज के प्रयोगों ने इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को सत्यापित किया था, मतलब इसको वैलिडेट किया था। ठीक है, तो इस प्रकार प्रकाश की प्रकृति को समझने की हिस्ट्री में ये इतनी लंबी चेन है। सबसे पहले न्यूटन का कणिका सिद्धांत दिया गया, जिसके अनुसार प्रकाश सूक्ष्म कणिकाओं के रूप में हर संभव दिशा में सरल रेखीय पथ पर प्रकाश की चाल से गति करता है ना। और ये थ्योरी जो है इसके आधार पर परावर्तन अपवर्तन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाद में हाइगेन ने तरंग सिद्धांत दिया। हाइगेन के तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ट्रैवल करता है और तरंगाग्र के रूप में तरंगें उत्सर्जित होती है, जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। इसके आधार पर हम प्रकाश के परावर्तन को, अपवर्तन को, विवर्तन को और व्यतिकरण को समझ सकते हैं। बाद में फ्रेनेल ने ध्रुवण, एक फिनोमिना है पोलराइजेशन जिसे हम कहते हैं, उसकी खोज की और हमें पता चला कि प्रकाश अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में नहीं बल्कि अनुप्रस्थ तरंगों के रूप में चलता है, जिसमें कण के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं। और उसके बाद में वैज्ञानिक मैक्सवेल ने अपने मैथमेटिकल इक्वेशंस के आधार पर यह बताया कि वास्तव में तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है, जिसमें विद्युत क्षेत्र कंपन करता है, चुंबकीय क्षेत्र कंपन करता है तरंग संचरण की दिशा के लंबवत। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, विद्युत चुंबकत्व पढ़ेंगे, तब इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और मेरा फेवरेट टॉपिक भी है। इसको पढ़ने के लिए हमें पहले विद्युत क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना पड़ेगा, दोनों में संबंध पढ़ना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमें समझ में आएगा और वास्तव में ये तरंग इस प्रकार की होती भी है या नहीं होती है, ये सारा जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो डिस्कस करेंगे। मोटे मोटे तौर पर उन्होंने ये बताया कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। वास्तव में ये विद्युत चुंबकीय पल्सेस होती है, जो हम डिस्कस करेंगे जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। अब इन तरंगों के संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ तरंगों के संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती। लेकिन ये थ्योरी केवल मैथमेटिक्स के आधार पर दी गई थी। बाद में हर्ट्ज ने प्रयोग से इस थ्योरी को वैलिडेट किया और बताया कि वास्तव में विद्युत चुंबकीय तरंगे ही उत्सर्जित होती है किसी भी प्रकाश स्रोत से। तो ये बेसिकली प्रकाश की प्रकृति को समझने की हिस्ट्री की एक लंबी चेन है। अब इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? इस चैप्टर में हम हाइगेन के तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन को समझेंगे और साथ ही द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत और तरंगाग्र के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में चैप्टर के लास्ट में हम डिस्कस करेंगे फ्रेनेल के ध्रुवण के बारे में कि ध्रुवण क्या फिनोमिना होता है और कितने प्रकार का होता है। तो मोटे मोटे तौर पे इस चैप्टर में केवल 3 ही टॉपिक है, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण। बाकी जो मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत है वो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ेंगे। तो ये हमारे चैप्टर में कुछ रहेगा। तो अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइगेन के तरंग सिद्धांत से। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।